नमस्कार। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 नवंबर 2025। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों से कई महत्वपूर्ण फैसले और टिप्पणियां आई हैं। आज हम कानूनी दुनिया की टॉप 20 खबरों की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि क्या हुआ और इन फैसलों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि इन फैसलों के पीछे जो कानूनी तर्क है और उनके दूरगामी प्रभाव उनको समझना है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर आज की पड़ताल शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरुआत सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। पिछले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। एक बात जो सामने आई वो है न्यायिक बुनियादी ढांचा पर चिंता। पंजाब सरकार को अदालत की फटकार का सामना करना पड़ा है ना? हाँ, और ये फटकार बहुत गंभीर थी। अदालत ने पंजाब सरकार से सीधा सीधा पूछा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए जो केंद्रीय फंड मिला था उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, और फिर एक सवाल किया, हमें कोई एक भी न्यायिक कॉम्प्लेक्स दिखाएं जो बनाया गया हो। ये न्याय व्यवस्था में निवेश की कमी को साफ साफ उजागर करता है। और इसी से जुड़ा जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी भी काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट्स को आधुनिक अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड की तरह तैयार रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, उनका इशारा था साइबर क्राइम और जलवायु संकट जैसे नए दौर के मुद्दों की तरफ। उनका कहना था कि न्यायपालिका को इन चुनौतियों से निपटने के लिए फुर्तीला और तैयार रहना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक इमरजेंसी वार्ड किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल। नागरिकता के मुद्दे पर भी एक बड़ी सफाई आई है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। जी, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। SIR यानी स्टेट ऑफ इंडिया रजिस्टर पर जो सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान चुनाव आयोग ने साफ किया कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसका असर तो कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। एक और मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदती हैं, वे उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आती। हाँ, तो वो उपभोक्ता अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये व्यापारिक लेन देन और उपभोक्ता संरक्षण कानून के बीच की जो रेखा है उसे और स्पष्ट करता है। इससे बड़ी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले मुकदमों पर कुछ लगाम लगेंगी और उपभोक्ता अदालतों का बोझ भी शायद थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे मामलों पर आते हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। जी, करिश्मा कपूर की बेटी ने अमेरिका में कॉलेज की फीस का भुगतान न होने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर का कहना है कि सारे खर्चे दिए जा चुके हैं। और इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने दोनों पक्षों को मेलोड्रामा से बचने की सलाह दी और कहा कि मामले को संयम से निपटाएं। एक और चौंकाने वाला मामला मुंबई से है, जहां एक बेटे ने अपने बीमार माता पिता को घर इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुकदमा कर दिया। इस पर कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा, यह समाज की एक दुखद स्थिति है और ये भी जिक्र किया कि माता पिता 10 बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी 10 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते। ये तो वाकई बहुत दुखद है। जी। अच्छा, पुणे के कारोबारी से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को 7 गुना बढ़ा दिया। हाँ, और यहाँ दिलचस्प यह है कि अदालत ने पाया कि पति अपनी असली आय छुपा रहा था। वो एक शानदार जीवन शैली जी रहा था, तो अदालत ने अंतरिम गुजारा भत्ता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया। 3.5 लाख? ये तो एक बहुत सख्त संदेश है। बिल्कुल, छिपी हुई आय के मामलों में ये एक कड़ा संदेश है। चलिए, अब कुछ गंभीर आपराधिक मामलों की बात करते हैं। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नया मोड़ आया है। जी, स्पेशल कोर्ट ने मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। तो इसका मतलब है कि अब नवाब मलिक और अन्य सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। मामले में जाली दस्तावेज और अंडरवर्ल्ड के शामिल होने के भी आरोप हैं। इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों पर भी चिंता जताई है। हाँ, अदालत को बताया गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 478 मामले लंबित हैं। 478? जी, और 132 मामलों में तो आरोपी अदालत में पेश तक नहीं हुए हैं। कोर्ट ने प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। ये तो सिस्टम पर ही एक सवालिया निशान है। सही बात है। महाराष्ट्र में आदिवासी शिशुओं की कुपोषण से मौत का मामला भी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाँ, याचिकाकर्ता ने बताया कि जून 2025 से अब तक मेलघाट क्षेत्र में 65 शिशुओं की मौत हुई है। 65?
और सरकार का क्या कहना था? सरकार ने मौतों का कारण निमोनिया बताया, लेकिन अदालत ने सरकार के भयानक और लापरवाह रवैये की आलोचना की। एक और महत्वपूर्ण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सेबी का सहमति आदेश यानी कंसेंट ऑर्डर आपराधिक दायित्व को खत्म नहीं कर सकता। ये फैसला येस बैंक आईडीएफसी आईपीओ घोटाले के संदर्भ में आया है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने सेबी के साथ मामला सेटल कर भी लिया तो भी क्रिमिनल जांच चलती रहेगी। बिल्कुल, सीबीआई जैसी एजेंसियां अपनी आपराधिक जांच जारी रख सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं अधिकार, नियम और तकनीक से जुड़े मामलों पर। दिल्ली में प्रदूषण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को बहुत गंभीर बताया और कहा कि अब मास्क भी काफी नहीं है। मामला जनहित याचिका के रूप में है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल कहा गया है। हाँ, एक दिलचस्प फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट से आया है, जहां कहा गया है कि नाबालिग भी वयस्कों की तरह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 438 की एक नई व्याख्या है और किशोर न्याय प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। ये नाबालिगों को गिरफ्तारी से पहले कानूनी सुरक्षा का अधिकार देता है। और एक्स कॉप यानी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच की कानूनी लड़ाई वो भी जारी है। जी बिल्कुल, एक्स कॉप ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें केंद्र के सहयोग पोर्टल के माध्यम से कंटेंट ब्लॉक करने की शक्तियों को बरकरार रखा गया था। तो ये मामला ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन को लेकर है। हाँ, ये बहुत अहम मामला है। और अंत में एक अनोखा निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है, जहां अदालतों को केवल एक भाषा में फैसला लिखने का निर्देश दिया गया है। जी, कोर्ट ने कहा कि फैसले या तो पूरी तरह से हिंदी में हो या अंग्रेजी में, लेकिन द्विभाषी मतलब बाइलिंगुअल न हो। इसका उद्देश्य शायद न्यायिक दस्तावेजों में स्पष्टता और एकरूपता लाना है। यही लगता है। चलिए अब कुछ और खबरें संक्षेप में देख लेते हैं। जी, और तमिलनाडु सरकार नीट छूट बिल पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक समलैंगिक जोड़े को टैक्स लाभ देने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को केवल संदेह के आधार पर बैंक खाता फ्रीज करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि ये खिचड़ी पकाने जैसा है। हाँ, और कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रियंक खड़गे के क्षेत्र में आरएसएस के मार्च की इजाजत तो दी, लेकिन प्रतिभागियों की संख्या सीमित कर दी। और एक बहुत ही अजीब मामला, एक गुजराती व्यक्ति ने अपनी पत्नी की आवारा कुत्तों के प्रति प्रेम को क्रूरता बताकर तलाक की मांग की है। मामला हाईकोर्ट में है। जी, ये कुछ अन्य मामले थे। तो ये थी पिछले कुछ दिनों की सबसे अहम कानूनी सुर्खियां। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि अदालतें सिर्फ कानूनी फैसले नहीं दे रही, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से लेकर सरकारी नीतियों की दिशा तय करने तक एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ओके, लंबित मामलों पर चिंता, ये सब दिखाता है कि न्यायपालिका खुद को बदलते वक्त के साथ कैसे देख रही है। और ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। जब अदालतें शासन और समाज के हर पहलू में दखल दे रही हैं, तो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए, इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज के लिए बस इतना ही। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे नई कानूनी खबरों के साथ।